बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज से हम बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं अपने कैफ 6 के पेपर का, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। यकीनन आप में से कुछ स्टूडेंट ने इससे पहले बिज़नेस लॉ का पेपर भी पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि अमूमन बच्चों के जहन में ये बात है कि लॉ के पेपर को पढ़ना थोड़ा सा शायद मुश्किल है, जबकि हम बिल्कुल इससे रिवर्स एक नज़रिया रखते हैं। बल्कि मेरा मानना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी बच्चों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इन वीडियोस को बल्कि इसीलिए डाला कि जो लॉ है ना, कोई भी लॉ है, ये कलेक्टिव विजडम है। आपके अंदर, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने, हमने वक्त के साथ साथ लॉज हमारे जीन्स के अंदर मौजूद हैं। मसलन आप देखिएगा, अगर आप जब आपने बिज़नेस लॉज पढ़े, कैफ 3 पढ़ा, तो आपने देखा कि जितनी बातें आप उस लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं ना, आपकी अपनी ज़ाती कॉमन सेंस भी 80% हमेशा वही बात कह रही होती जो लॉ में लिखी हुई थी। इसका मतलब वही है कि बेसिकली लॉ अल्लाह ने हमारे अंदर, हमारे जीन्स के अंदर डाला हुआ है। हम जैसे, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, कि जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं वो शऊर हमारे अंदर खुद ब खुद उजागर होता चला जाता है। तो अब देखिएगा, इनकम टैक्स के अंदर भी मोर और लेस ऐसे ही सर्कमस्टांसेस होंगे। हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है अमूमन बच्चों को कि बच्चे रिलाय करना चाहते हैं किसी नोट्स पर, किसी किताब पर, और वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि वो मुझे लॉ पढ़ना नहीं आएगा, या लॉ कोई बड़ी मुश्किल लैंग्वेज होती है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप सारे ही सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग भी आप इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी आपने इंग्लिश में ही पढ़ी है, BM BS भी आप इंग्लिश में, यानी तमाम पेपर हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं ना, ऑफ कोर्स। तो यकीन जानिए, लॉ भी सिंपल उसी तरह की एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर है, उसी तरह की इंग्लिश लैंग्वेज है इसके अंदर भी। हाँ, मैक्सिमम देयर माइट बी 10 to 20 वर्ड्स जिनको अगर मैं समझ लूँ, आप समझ लें, मैं आपको समझा दूँ, तो फिर आपके लिए लॉ बिल्कुल 100% वैसा ही हो जाएगा जैसा ऑलरेडी आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स हैं। अब होता क्या है, अमूमन हम एक लेक्चर, 2 लेक्चर उसके ऊपर लगाने से गुरेज कर देते हैं, सीधा ही लॉ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल ऐसा ना करूं, आपको इसकी एक बेस बनाई जाए और उस हेजिटेशन को रिमूव कर दिया जाए कि पता नहीं मुझे लॉ की बुक समझ नहीं आएगी, मुझे लॉ हरगिज़ ऐसा नहीं है, आपको 100% समझ आएगी। ये देखिएगा, आधी बातें तो अल्लाह ने चाहा आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद ही आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। एंड जस्ट आफ्टर, नोट इट डाउन, जस्ट आफ्टर 10 days ऑफ दीज लेक्चर्स, लॉ की हेजिटेशन आप में से रिमूव हो चुकी होगी, अल्लाह ने चाहता हूँ। खैर, एनी हो, ये बातें तो जाहिर है अब हमारी चलेंगी ही। फिर दूसरा, हम क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बेतहाशा नेमतों से नवाजा, उसमें से एक नेमत उसकी बहुत बड़ी ये भी रही हमेशा मेरे साथ कि अल्लाह ने मुझे विजन दिए रखा, मुझे शऊर दिए रखा। तो मैं तो ऑनलाइन क्लासेस, ये तो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस आप इस वक्त ले रहे हैं, मेरा मानना अब का नहीं है, अब से बहुत पहले का ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ राइज़ के अंदर भी इवन ऑनलाइन क्लासेस का इनिशिएटिव हमने कोविड से पहले लिया था, और वो मैं ही बंदा था जिसने ये जो है ये डिसीजन लिया था कि नहीं, हमें ऑनलाइन पे जाना चाहिए। तो आप अपने जहनों में से ज़रा इस बात को भी रिमूव कर लें कि पता नहीं ऑनलाइन क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, हमें समझ नहीं आएगी। अल्लाह ने चाहा तो हरगिज़ ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, एक छोटा सा सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर होगा हमें, वो भी किसी दिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप देखिएगा, हम आपको यहाँ ऑनलाइन के अंदर बल्कि टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा असिस्ट कर सकते होंगे। ये चंद क्लासेस के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये तो ज़्यादा बेहतर सुपीरियर प्रोडक्ट है। बल्कि अल्लाह ने चाहा तो आप खुद कह रहे होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, खैर आते हैं जी, हम अपने पेपर के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं सबसे पहले कि क्या पेपर है, क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर हम अपने सिलेबस पर एक नज़र डालें ना, तो हमें नज़र आएगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हमारा पेपर जो इस वक्त है, उसके अंदर 3 तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
मैं आई कैप की बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आई कैप की बुक आपको टीच करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी किताब को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आई कैप की बुक इटसेल्फ एक बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिव सोर्स है आपके पास नॉलेज का। आप यहाँ से भी तैयारी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सर अदनान रऊफ साहब की किताब टैक्स की सबसे अथेंटिक एंड मकबूल किताब है बच्चों की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप इवन हमारे जो यहाँ स्लाइड्स पर चीज़ें बनी होंगी इन्हीं को नोट डाउन कर लें, तो आप इससे भी सारी तैयारी करेंगे। आई कैप के उसको साथ बुक को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। तो बहरहाल अभी हम इसके ऊपर बात आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त गुफ्तगू मैं आई कैप की बुक के एतबार से कर रहा हूँ कि जो पहले 3 चैप्टर हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन के चैप्टर हैं। ये कोई थोड़ा सा लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या होता है, टैक्सेशन के नॉर्म्स क्या हैं, इसके एथिक्स क्या हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, वैसे मैं कहूँगा कि मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं, जाहिद कवी को फेसबुक पे चेक करें, तो मैंने टैक्सेशन के ऊपर हिस्टोरिकली 2 वीडियोज़ वहाँ रिलीज़ की हुई हैं। अब हम जाहिर है क्लासेज में इतना टाइम नहीं लेना चाहते, छोटी छोटी 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपका सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप हो, सबसे पहले ये टैग हटे कि लॉ मुझे पसंद नहीं है। तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ज़िंदगी में टैक्स कहाँ से लगना शुरू हुआ, कैसे हुक्मरानों को ये ख्याल आया कि हम टैक्स लगाएं। तो फ़िरौन के दौर से ये बात शुरू हुई कि फ़िरौन ने टैक्स लगाया और फ़िरौन ने अपने किस तरह से, वहाँ से चलते चलते हम टू डेट तक आए उस वीडियो के अंदर, उसको ज़रा देखिए ताकि एक हिस्टोरिकल लिंक क्रिएट हो। फिर एक और छोटी सी वीडियो मैंने बनाई कि हिस्ट्री के अंदर कौन से अमेजिंग टैक्स लगे, अजीबो गरीब टैक्स लगे कि इंसान के यार ऐसे भी हो सकता है। अच्छा यार, ये हुक्मरान कैसे लोग थे, यानी अंदाज़ा लगाइए। मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करते हुए चलता हूँ कि फ़िरौन ने तो कुकिंग ऑयल पे टैक्स लगा दिया ना, तो कुकिंग ऑयल पे टैक्स लगा के उसने कहा जी ऑयल अब आप मेरी शॉप से ही खरीदेंगे, जो आपके घरों में कुकिंग ऑयल है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके, ये भी एक अजीब बात हुई। फिर एक हुक्मरान आए, उन्हें ख्याल आया, अभी जाहिर है सिविलाइजेशन इस तरह नहीं थी, वॉशरूम्स का अरेंजमेंट इस तरह नहीं था, तो घरों में पॉट्स के अंदर वॉशरूम किया जा रहा होता था और उस पॉट को किसी सेंट्रलाइज जगह पर डिस्पोज ऑफ कर देते थे। तो उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया इवन। यानी आप सोचें हिस्ट्री में कैसे कैसे इवेंट्स होते रहे। आप कहिए कि यूरेन के ऊपर टैक्स लग गया, कैसी अजीब बात है। अच्छा जी, फिर एक और इससे भी अजीब हो गरीब, रशिया के अंदर उन्होंने दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो बंदा दाढ़ी रखेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज हम पढ़ेंगे ये पहले 3 चैप्टर में असल में इस तरह की बातें आएंगी कि हम पढ़ेंगे ये बातें कि टैक्स लगाने का वाहिद मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं होता, पैसे इकट्ठा करना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्सेशन का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, लेकिन बाद मरतबा मकसद होता है कोई चेंज इंट्रोड्यूस करवाना। तो जिस हुक्मरान ने दाढ़ी पे टैक्स लगाया, उसने ये टैक्स इसलिए लगाया कि वो चाहता था उसको यूरोपियन लोग क्लीन शेव अट्रैक्ट करते थे, वो चाहता था हमारे लोग भी इस तरह के हुलिये में रहें। तो उसने कहा अच्छा लोग टैक्स बचाने के लिए शेव करना शुरू कर देंगे, तो उसने दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया। ऐसे हिस्ट्री ज़रा थोड़ा सा जब आप सब्जेक्ट को अपने इर्द गिर्द से देखते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है फिर आप ज़ाहिर है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। एनी हाउ जी, पहले 3 चैप्टर में टैक्स के एथिक्स, टैक्सेशन का निज़ाम हमारा क्या है, टैक्सेशन की पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, ये 3 हिस्से आ रहे होंगे। सेकंड हमारे पास हमने इनकम टैक्स पढ़ना जी, ये चैप्टर नंबर 4 से लेकर और चैप्टर नंबर 16 तक चल रहा होगा। अच्छा जी, फिर तीसरा हिस्सा आएगा सेल टैक्स। ये 3 हिस्से, 19 चैप्टर आपको नजर आएंगे किताब के अंदर, तो ये 3 उसके सेक्शंस आपको नजर आएंगे। अब हर सेक्शन का वेट क्या होगा, एग्जामिनेशन बच्चा तो कहता है सर मैंने पास होना है, मुझे नंबर बताएं। ओके, तो ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, इसमें से 10 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है कि टैक्सेशन की डेफिनेशन बता दें, टैक्सेशन के एथिक्स क्या हैं। अच्छा जी, टैक्स एवेजन, ठीक है ना, और टैक्स मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, ये जब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 2 तरह के सवाल आते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जहां आपने लॉ को थोड़ा सा याद किया होता है और उसको आप रिप्रोड्यूस करते हैं। ये कोई 30 to 35 मार्क्स का पोर्शन आपको इनकम टैक्स में नजर आएगा। फिर
कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन आएंगे जहां टैक्स की कंप्यूटेशन करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी। ये हिस्सा भी 30 to 35 मार्क्स। इसका मतलब हो गया इनकम टैक्स का वेट रफली 60 to 70 मार्क्स का वेट होगा इसका, ठीक है ना। इनकम टैक्स जो है वो कितने मार्क्स का आ रहा होगा? 60 to 70 मार्क्स का इनकम टैक्स का पेपर आ रहा होगा। अच्छा जी, सेल टैक्स क्या होगा जी? यहां भी इसी तरह ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे 15 to 18 मार्क्स के, और 15 to 18 मार्क्स ही आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा। तो रफली अगर हम ऐसे देखें तो ये एक ओवरऑल हमें सारे का सारा एजेंडा नजर आ रहा होगा कि हमारा टैक्स का पेपर किन किन हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है हमें, और कैसे हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो 3 हिस्से हो गए हमारे पास। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट आ गया 10 मार्क्स का, फिर इनकम टैक्स का आ गया 65 to 70 मार्क्स का, और फिर सेल टैक्स आ गया 25 to 30 मार्क्स का। ये वो एरिया है जिसको हम कवर करने जा रहे होंगे। तो हम पढ़ने का आगाज मेन यहाँ इनकम टैक्स से आगाज करेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर भी बीच में ही जगह बनाकर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, और एंड हम ला रहे होंगे सेल टैक्स के ऊपर आकर हम अपने सारे उसका एंड कर रहे होंगे। ओके, अच्छा, ये पेपर जो टैक्स का पेपर है अभी तक इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कुछ पेपर्स के अंदर ICAP ने एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन अभी टैक्स के पेपर में एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फाइनल में कुछ चीज़ों के पेपर ओपन बुक हो जाते हैं। यहाँ भी मेरा ख्याल है आपके जो रिपोर्टिंग का पेपर है आप उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर जा सकते हैं, लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं है, आप ओपन बुक पेपर नहीं है, आपको चीज़ें थोड़ी सी याद करनी है। हाँ, याद करने के बारे में भी हमारी एक अपनी राय है, हमारा एक अपना स्टाइल है। हम कहते हैं 70 to 80% चीज़ें हम आपको लेक्चर के दौरान अल्लाह ने चाहा तो याद करवा देंगे। हम कुछ थोड़ा सा माइंड साइंसेस की बातों को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनको बुनियाद बनाकर ये बात कह रहे हैं। अच्छा जी, चलिए जी, लॉ चलेगा कैसे, लॉ गवर्न हो कैसे रहा है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास जो सबसे सुपीरियर लॉ मौजूद है ना मुल्क के अंदर, दैट इज आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम 1973 का आईन कहते हैं। हमारे मुल्क में जितने भी कवानीन हो, ऑल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी मुल्क में जो भी कानून बनाएं आप, क्या कोई उसूल बनाएं, क्या कोई रेगुलेशन बनाएं, वो सब सबॉर्डिनेट होंगी, यानी इसके मातहत बनेगी, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। इस बात का क्या मतलब हुआ है? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी हुई है उससे उल्ट कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मेरी बात फॉलो करें, जो बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी हुई है उसके रिवर्सल कोई बात किसी और कानून में नहीं लिखी जा सकती, सेल टैक्स में नहीं लिखी जा सकती, इनकम टैक्स में नहीं लिखी जा सकती। ये तमाम कवानीन उन गाइडलाइन के अंदर अंदर रहकर बन रहे होंगे जो आईन पाकिस्तान दे रहा होगा। मसलन आईन के अंदर आपके कुछ बुनियादी हुकूक हैं, आपने इसीलिए देखा ना, जब किसी कानून को चैलेंज किया जाता है तो वहाँ सबसे पहले बात की जाती है, जी मेरे बुनियादी हुकूक हैं, ये आईन के अंदर लिखे हुए हैं, ये कानून मुझे कैसे मना कर सकता है। मसलन फर्ज कर लें गवर्नमेंट किसी रेगुलेशन के अंदर ये बात कह दे कि जी फला, मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, फला शहरों के बच्चे मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं, और फला शहरों के बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे, और फला शहरों के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। लेट्स अज्यूम, हम एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फौरन अब ये बाकायदा एक कानून बने, फर्ज कर लें असेंबली इसको पास करे, सेनेट से पास हो, प्रेसिडेंट इसको जारी कर दे, कानून की शक्ल में सामने आ गया, तो कोई एक शख्स लॉ जानने वाला मेरे जैसा कोई भी शख्स खड़ा होकर कहेगा नहीं ये कानून मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए राइट के खिलाफ है, इसको ख़त्म करें। तो कोर्ट क्या करेगी? स्ट्राइक डाउन कर देगी उसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो तालीम हासिल करे, और जो एजुकेशन वो हासिल करना चाहता है करे। रियासत मेरे पे पाबंदी नहीं लगा सकती कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं मदरसे में पढ़ूंगा,
या मैं स्कूल में पढ़ूंगा। नहीं 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 नहीं, ये रियासत इंटरवीन नहीं कर सकती। ये मेरा बुनियादी हक है, मैं जो मर्जी करूं। अब अगर इस पर कोई रूल बना दिया जाए, लॉ बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये लाइन मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि तमाम कवानीन मुल्क में जो भी होंगे, जो भी रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, जो कुछ होगा वो आइन के मातहत होकर चलेगा। अच्छा जी, ओके। अगर जी हमने आइन में एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, हम उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाए हैं ये थोड़ा सा शायद डिबेटेबल बात है। लेकिन आइन के आगाज में, प्रियम्बल में, अभी हम बात करेंगे प्रियम्बल किसे कहते हैं। प्रियम्बल में ये बात लिखी हुई है कि हुकूमत इस मुल्क में खुदा की है, हाकिमियत खुदा की है, और इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो खुदा के कवानीन से कॉन्फ्लिक्ट में आए। इसलिए वैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना, आइन में लिखी हुई है बात ये। हम उसे अप्लाई कितना कर पाए ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कानूनी लिहाज उसका भी यही है। ओके, तो आपको कौन से कवानीन पढ़ने हैं या कौन से आप पढ़ आए हैं, जरा एक नज़र डालते हैं। पढ़ने हैं कि लिस्ट में तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सेल टैक्स एक्ट 1990। अच्छा जी, जो आप पढ़ आए हैं कंपनीज एक्ट 2017, जिन बच्चों ने कैफ 3 पढ़ लिया हुआ है। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कुछ कवानीन की एग्जांपल आ गई ना। कितने कवानीन आ गए जी? ये 4 बातें आ गई, 1 2 3 4। ये जो भी लाइन मैंने आपको समझाई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, इसका मतलब ये है इनकम टैक्स में कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम हो, उल्ट हो। आइन में कुछ लिखा हो और हम इनकम टैक्स लॉ में कुछ और लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। आइन में कुछ लिखा और हम सेल टैक्स में कुछ और लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब उसके सबॉर्डिनेट हैं। यानी तमाम कवानीन हमारे मुल्क में जितने भी हैं, ये किसके सबॉर्डिनेट हैं? ये आईने पाकिस्तान के सबॉर्डिनेट है। और आईने पाकिस्तान में लिखा है कि ये खुद किसके सबॉर्डिनेट है? वो कहता है ये इस्लाम के सबॉर्डिनेट है। इसमें इस्लाम के तमाम कवानीन के मुताबिक कवानीन बनाएंगे। ओके, आई होप आपको एक बात, तो पहली बात ये समझ आई कि मुल्क में सबसे सुपीरियर लॉ क्या है? आइन। आइन, उसके नीचे हमारे कवानीन आ रहे हैं। चलिए खैर, थोड़ा सा और आगे चलते। अब हम क्योंकि इनकम टैक्स का आगाज करने लगे हैं, तो हम इनकम टैक्स ही की मदद से आपको समझाते हैं कि अच्छा यार लॉ को पढ़ना कैसे। हम नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता हम लॉ को पढ़ने लगे हैं तो हम एक ऐसी फिलॉसफी से लॉ पढ़ना शुरू करें। मैं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए आपको एक बात कह रहा हूँ। जैसे हमने कुरान के साथ एक सलूक किया ना, क्या सलूक किया? हम सबका जनरली मानना ये है कि यार ये कुरान हमें नहीं समझ आएगा। हम इसकी रीडिंग करते हैं सवाब कमाने के लिए, समझने के लिए हमने कुछ और लोग रखे हुए, वो समझेंगे इसको। रीज़न क्या हुई कि एक वक्त में हमने ये मान लिया कि कुरान समझने के लिए कुछ लोग होंगे जो मदरसों में पढ़ेंगे, और अवामुन नास कौन होगी? जो कुरान को रिसाइट करना सीखेगी, पढ़ना सीखेगी। शायद हालात तो अब चेंज है, पता नहीं सब लोग पढ़ना भी अब सीख रहे हैं, खुदा ना खास्ता के नहीं। लेकिन बहरहाल हम नहीं चाहते कि हम यही नज़रिया रखें कि जी लॉ समझ तो जायद कवि को आएगा, आप तो सिर्फ जनाब इसको रटा लगा लें। नहीं नहीं नहीं, लॉ पूरा समझ आएगा आपको, एक एक बात समझ आएगी। और जिस दिन आपको लॉ समझ आ गया, जो कि मैंने पहले कहा कि आफ्टर 10 लेक्चर्स लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। टेक माय वर्ड्स। ये इतनी खूबसूरत किताब है, कोई भी लॉ इतनी खूबसूरत किताब है कि ये शायरी की तरह है, पोइट्री की तरह है। इसमें तो इतनी वो रिदम है, नगमगी है, लेकिन ज़रूरत उस बात की है कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको पढ़ाएं उस बेस से कि आपको थोड़ी सी एक बेस इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? हम लॉ में जब लॉ को लिखते हैं ना, तो जब डिफरेंट रूल्स बनाते हैं उनका नाम सेक्शन रख देते हैं। यानी लॉ की सब हेडिंग का अमूमन नाम, अभी मैं इस पर डिटेल से भी बात करूंगा, लॉ की अमूमन हेडिंग्स का नाम क्या है?
जी बोलते जाइए, साथ साथ रिपीट कीजिए आप, शाबाश, ताकि आप भी फेमिलियर हो। लॉ की अमूमन हेडिंग्स का नाम क्या है? सेक्शंस। फिर लॉ के अंदर कुछ शेड्यूल्स हैं, इसका हम आगे चल के जिक्र करेंगे, और फिर कुछ रूल्स हैं। यानी ओवरऑल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे भी हमने सिलेबस को बांटा था ना, ऐसे ही लॉ इटसेल्फ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 3 हिस्सों में बटा हुआ है। किसमें? सेक्शंस में, रूल्स में, शेड्यूल में। या ऐसे कहिए, अगर मैं सीक्वेंस भी ठीक कर दूं, सेक्शन में, शेड्यूल्स में एंड रूल्स में। ये भी किसी वजह से बता रहा हूं, आगे चलेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस सीक्वेंस की भी। अच्छा जी, खैर, सेक्शन क्या होता है? कोई तकरीबन 241 के आसपास सेक्शन हैं, बढ़ते कम होते रहते हैं समटाइम। लॉ ज़ाहिर आगाज़ होता है, कोई भी लॉ होता है तो उसमें सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 को हम कहते हैं, ये क्या करता है? ये असल में उस लॉ का एक किस्म का ना एक प्रीएम्बल होता है, इब्तदाइया होता है, जो जहां सबसे पहले सेक्शन 1 उस कानून का नाम रख देता है कि यार आइंदा इसको बुलाया कैसे करेंगे। जैसे आप पढ़कर आए ना, कुछ लॉज पढ़कर आए ना, देखिए इधर, चले मैं यहां से इसको लिंक करता हूं। मैंने अभी कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, मैं इसका ये नाम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि इसका ये नाम है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, हम उसका एक नाम रख देते हैं। मतलब कैसे पता चले कि मैं जाहिद कवि हूँ? भाई मेरे माँ बाप ने मेरी पैदाइश पर मेरा नाम जाहिद कवि रख दिया था, इसलिए जाहिद कवि हो गया। तो कानून की पैदाइश पर हम उसको एक नाम रख देते हैं सेक्शन 1 के अंदर बाकायदा। इसी तरह नाम लिखा हुआ सेल टैक्स एक्ट 1990, कंपनीज एक्ट 2017, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपकी हमारी सबकी पैदाइश से भी पहले का है। तो ये बातें कहाँ लिखी हुई थी? कहाँ लिखी हुई थी? सेक्शन 1 के अंदर। क्योंकि सेक्शन 1 क्या करता है? सबसे पहले हमें टाइटल बताता है, फिर एक और अहम बात बताता है, एक्सटेंट, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि कुछ कवानीन पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हो रहे होते हैं, कुछ में कुछ हिस्सों पर अप्लाई नहीं हो रहे होते, तो फिर उसका जुरिस्डिक्शन, हम इसे लॉ की लैंग्वेज में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जुरिस्डिक्शन, इख्तियार। जैसे आपने अपने इलाके में देखा ना, बाद दफा एक बोर्ड लगा होता है कि इस थाने की हदूद यहाँ से शुरू हो गई है, या लगा होता है इस थाने की हदूद यहाँ ख़त्म हो गई है। ये जुरिस्डिक्शन है। बात समझ आ रही है ना? ओके। एक्सटेंड और कमिसमेंट कब से आगाज होगा? लॉ तो बन गया है, क्या ये अभी आज से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, या कोई डेट दे दी है गवर्नमेंट ने कि यार फलां तारीख से फिर ये कानून ऐसे चलेगा? अब आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, आपके होते हुए इस साल मई जून में बजट आएगा तो अब आपको कुछ बातें समझ आएंगी कि जब बजट आएगा ना तो गवर्नमेंट कुछ नए कवानीन बनाती है इनकम टैक्स से रिलेटेड। कुछ बातों को वो कहती है ये आज से ही अप्लाई हो गई हैं। शाम को बजट तकरीर होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि फौरन, अभी, इसी वक्त, एट वंस ये अप्लाई हो गई। और कुछ चीज़ों के बारे में लिखा होता है नहीं नहीं ये रूल बन गया है, लेकिन ये 1 जुलाई से अप्लाई होंगी। तो असल में कानून जब बन रहा होता है तो उसी ने डिसाइड करना होता है कि ये कब से अप्लाई होगा। ठीक होगी बात जी? ओके। सेक्शन 1 क्या करेगा? 3 बातों पे बात करेगा। नंबर 1, लॉ का नाम रख देगा। नंबर 2, बताएगा कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, पूरे पाकिस्तान में या कुछ हिस्से छोड़कर, या जो एरिया अपना डिफाइन करेगा कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है। ओके। तीसरा काम करेगा, बताएगा कब से अप्लाई होगा। अच्छा जी, सेक्शन 1 ने अपना काम पूरा कर दिया। अब आ गया सेक्शन 2। सेक्शन 2 लॉ क्या करता है? यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिख देता है। अब यहाँ से असल में आपका समझें सिलेबस शुरू हो गया। डेफिनेशंस। अच्छा सर, हम किसी चीज़ की डेफिनेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है ना? हाँ, इसकी रीज़न क्या है? तो ज़रा हम लॉ के स्ट्रक्चर को ही समझेंगे तो हमें बात समझ आएगी कि अच्छा 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 ये बात हो रही थी। अच्छा जी, देखते हैं जी। सेक्शन 1, सेक्शन 2, जैसे मैंने कहा, पहले थोड़ा सा सेक्शन के ऊपर बात करते हुए फिर मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ, क्योंकि सेक्शन से आगाज़ करना है मुझे। सेक्शन क्या है जी? नंबर लगा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सेक्शन में हम क्या है, एक उसको एक नंबर एलोकेट हुआ है। सेक्शन के सामने एक हेडिंग लिखी होती है, मसलन लिखा होगा जी सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
बिजनेस इनकम। यहाँ एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, अ हेडिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लॉ। लॉ में सेक्शन के ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखती है। दिस इज़ नॉट लॉ। जो लॉ है ना, लॉ की किताब में हम जो कॉमा लगाते हैं, जो फुल स्टॉप लगाते हैं, जो हाइफन, कोई भी पंक्चुएशन कुछ भी लगाते हैं, दैट पंक्चुएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। लॉ में से अगर कभी हमें कोई नुक्ता हटाना पड़ जाए, कोई गलती से कहीं फुल स्टॉप लग गया था नहीं, तो हमें पूरा लेजिस्लेशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। लॉ में जो कुछ गलती से भी लिखा गया, जब तक हम उस गलती को ठीक ना कर दें वही लॉ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं, जरा तवज्जो करें। लॉ बनाते हुए अगर कोई गलती से बात लिखी गई, जब तक उस गलती को हम ठीक नहीं करेंगे वही लॉ है। मसलन हमने कहना था कि लोगों को ये काम करना चाहिए, लेकिन सेंटेंस लिखने वाले ने लिख दिया कि ये काम नहीं करना चाहिए। जब तक इस लॉ को हम चेंज नहीं करेंगे, इस काम का ना करना ही कानून कहलाएगा। ठीक है ना? लॉ में सेंस नहीं होती, जो लिख दिया है बस वो कानून है। अब इसको अप्लाई करने वाले, इसकी प्रैक्टिस करने वाले, अदलिया, लॉयर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी हद तक, हम एक्सप्लेन करेंगे अपने अपने रेलिवेंट लॉ, उसका मीनिंग निकालेंगे। तो एक फुल स्टॉप भी लॉ का हिस्सा है। उसे अगर रिमूव करना है तो हमें पूरा लॉ का प्रोसेस लगाना पड़ेगा, फिर वो रिमूव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए बताया जा रहा है कि यार आप हेडिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, ये नहीं लॉ का हिस्सा। ओके, अ सेक्शन वर्ड्स में बी डिवाइडेड इनटू, इसके ऊपर अभी हम आगे चलकर बात करते हैं। पहले हम आ जाते हैं जी डेफिनेशन। लॉ क्या करता है? लॉ, क्योंकि अब लॉ के अंदर कोई ब्रेन नहीं है, ब्रेन के लोगों ने, दिमाग के लोगों ने, लेजिस्लेटर ने लॉ बनाया है, लेकिन लॉ इटसेल्फ, लिखे हुए अल्फाज को लॉ कहते हैं। अब उस अल्फाज में नियत, सेंस नहीं डाली जा सकती। जो लिखा है बस उसका जो मीनिंग बनता है उसको लेकर आगे चलना है। अब लेजिस्लेटर की बड़ी मजबूरी है, लिखा तो किसी लैंग्वेज, मसलन हमारा लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अब यहां डोमिनेट कौन कर गई? लैंग्वेज डोमिनेट कर गई। ठीक है ना? अब लैंग्वेज में किसी चीज का कोई मीनिंग है, किसी अहले ज़बान, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश डिक्शनरी, किसी चीज़ का कोई एक मीनिंग डिफाइन हुआ है। अब मैंने लिखते हुए यही लिख दिया, मसलन मैं पूछता हूं आपकी रेजिडेंस कहाँ है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैं गुजरांवाला में रहता हूं, कुछ कहेंगे मैं लाहौर में रहता हूं। हालांकि मैंने पूछा आपकी रेजिडेंस कहाँ है, तो आपने रेजिडेंट का मतलब एक खास मीनिंग, माशरे में रेजिडेंट का एक मतलब है। अब लॉ अगर रेजिडेंट का लफ्ज यूज करना चाहता है तो उसूल समझ लीजिए आज, कि या तो उसका मतलब वही होगा जो अमूमन डिक्शनरी में है, माशरे में है, रिवाज में है, यानी जो उसका अमूमी मीनिंग है वही लिया जाएगा। और अगर लॉ का मकसद कोई और बात कहना है तो फिर लॉ क्या काम करे, सेक्शन 2 में जाके उसको डिफाइन कर ले खुद, कि नहीं नहीं भाई, जब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मेरी मुराद ये बात होगी, वो डिक्शनरी वाला मीनिंग नहीं लेना आपने। फिर सुनिए क्या कह रहा हूं। लॉ ने जब कोई वर्ड यूज करना है, अगर लॉ में कोई वर्ड लिखा हुआ है तो इसका वही मतलब लेंगे जो डिक्शनरी में लिखा है, इंग्लिश डिक्शनरी में, जो अमूमन माशरे में उसके रिवाज में वो लफ्ज जिस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कानून बनाने वाला इसका मतलब कुछ और लेना चाहता है तो वो इसको डिफाइन कर ले, और अमूमन लॉ में डेफिनेशन की जो ज्यादा जगह है वो सेक्शन 2 के अंदर पाई जाती है। द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग अ वर्ड और फ्रेज इन एनी लॉ इज यूजुअली टू गिव इट मीनिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग। इसका मतलब है जब भी हम किसी कानून में कोई डेफिनेशन देने लगे तो इसका पक्का मतलब यह है कि अच्छा ये हम अमूमी मीनिंग से हट रहे हैं, क्योंकि अमूमी मीनिंग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं स्टूडेंट, एक लफ्ज है स्टूडेंट,
स्टूडेंट का एक अमूमी मीनिंग है ना। मैं कहता हूँ नहीं 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 यार, मेरी मुराद है मेरी क्लास का स्टूडेंट, तो मैं अपने लॉ में लिखूंगा स्टूडेंट मीन्स अ स्टूडेंट ऑफ राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। चलिए मेरी क्लास को छोड़ दिया, मैंने कहा जी राइस का स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का मीनिंग मैंने यहां डिफरेंट कर दिया। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो मेरी डेफिनेशन में नहीं आया। बात समझ रहे हैं? लफ्ज स्टूडेंट को अगर कोई और मीनिंग देना है, एक स्टूडेंट का अमूमी मीनिंग मौजूद है, आप कोई और देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है लॉ जब किसी वर्ड को डिफाइन करता है तो इसका मीनिंग आम डिक्शनरी से हटकर यूज कर रहा होता है। अच्छा, हटने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैं हटने से मेरी मुराद हो कि जो अमूमी मीनिंग है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ये 2 बातें भी ऐड कर दो भाई इसके अंदर। या मैं कहूं नहीं नहीं भाई, जो डिक्शनरी का मीनिंग है ये यकसर खत्म, ये नहीं इस्तेमाल करना, ये मैं इस मकसद के लिए नहीं यूज कर रहा, बल्कि मैं अपना पूरा ही मीनिंग कोई अपना ही असाइन कर दूं, डिफरेंट मीनिंग लेना चाहता हूं, तो अभी मैं समझाऊंगा लॉ कैसे कैसे डिफाइन करेगा। बाद दफा हम क्या करते हैं, इंक्लूड सम मीनिंग टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द टर्म। ठीक है, मसलन हम कहते हैं जो स्टूडेंट, अब कोई स्टूडेंट की कोई बात हो रही है किसी जगह, ऐसे मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं क्योंकि अभी लॉ आपने इतना शुरू नहीं किया, फिर लॉ से एग्जांपल देनी शुरू करूंगा। मैं कहता हूं यार स्टूडेंट का बेनिफिट ना उस बच्चे को भी मिलना चाहिए जो बेचारा चाइल्ड लेबर कहीं कर रहा है, वो कोई थोड़ा बहुत किसी टाइम पढ़ने की कोशिश भी करता है। कोई एक लॉ बन रहा है मुल्क में, हम कहते हैं कि यार नहीं, जो स्टूडेंट का एक मीनिंग है वो तो है ही है, लेकिन इस मीनिंग में ये चाइल्ड लेबर वाला बच्चा भी शामिल कर दें ताकि ये बेनिफिट उसे भी मिल जाए। अब हमने सोचना है और सीखना है कि कानून बनाने वाले लोग ये काम कैसे करेंगे। अच्छा जी, एक और मीनिंग में आपको समझाने के लिए दायरा एग्जांपल हो रही है। गवर्नमेंट कोई एक कानून बना रही है, फर्ज कर लें, और स्टूडेंट्स को कोई वो एक बेनिफिट देना चाहती है, लेकिन वो चाहती है ये जो हमारे मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो असल इल्म हासिल कर रहे हैं, जो उसने दुनिया में भी काम आना है आखिरत में भी काम आना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी प्रेशर में वो कहते हैं यार ये वाला बेनिफिट ना इन मदरसे के स्टूडेंट को हासिल नहीं होगा। अब लेजिस्लेटर क्या काम करे कि ये बच्चे बीच में से निकल जाएं। इसका मतलब है हम यहाँ एक आर्ट सीख रहे होंगे कि जब हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बना रहे हों तो कोई वर्ड ऐड करना हो तो कैसे करना है और कोई एक्सक्लूड करना है तो कैसे करना है, और बाद दफ़ा ये दोनों काम इकट्ठे कर रहे होंगे। मेरी बात फॉलो करेंगे? तो ये वाला आर्ट, ये वाला फन इस्तेमाल कर रहा होता है कौन? लेजिस्लेटर। कि बाद दफ़ा वो कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा होता है और बाद दफ़ा कुछ चीज़ें निकालना चाह रहा होता है। अब ये काम कैसे होगा, ये हम थोड़ा सा यहाँ हल्का सा सीखते हुए आगे चलेंगे ताकि हमें नज़र आए लेजिस्लेटर ने कहाँ क्या किया था, क्या हो रहा था। अच्छा जी, चलिए जी, तो इसका मतलब है हमने कहा जी देयर आर 3 टाइप ऑफ डेफिनेशन एक्चुअली। वन इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन की हमें समझ आ गई। जब भी लॉ कोई चीज़ डिफाइन करने लगा, इसका मतलब है ऑर्डिनरी मीनिंग से थोड़ा सा तो ज़रूर हटने लगा, या ऑर्डिनरी मीनिंग में कुछ चीज़ें ऐड करने लगा है, या ऑर्डिनरी मीनिंग में से कुछ चीज़ें निकालने लगा है, या ऑर्डिनरी मीनिंग को यकसर ख़त्म करके कोई अपना नया मीनिंग लाने लगा है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की पहचान क्या है? ये लफ्ज़ मीन्स से स्टार्ट होएगी। कहां से स्टार्ट होएगी? मीन्स से स्टार्ट होएगी। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीन्स दैट ऑल आइटम्स आर लिस्टेड एंड नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन। क्या मतलब? जब हम किसी डेफिनेशन को मीन्स से लिखते हैं ना, इसको समझने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम कहते हैं भाई जो डिक्शनरी में मीनिंग लिखा है ना वो नहीं है, बल्कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस यही है।
यानी इसमें जो कुछ होना है यहाँ लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब हम अभी लफ्ज़ बार बार, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के लफ्ज़ को एग्जाम्पलीफाई कर दिया है। स्टूडेंट का एक अमूमन मीनिंग है, अब वो कहता है कि नहीं, स्टूडेंट मीन्स, अब इसका मतलब है जितना कुछ यहाँ लिखा है बस ये स्टूडेंट बचे, बाकी सब निकल गए। मतलब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जब राइज में बनाएंगे और हमें कहीं उसे कानूनी शक्ल, कहीं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो हम लफ्ज़ स्टूडेंट के आगे क्या लिखेंगे? स्टूडेंट मीन्स, जी सोचें सोचें, शाबाश, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज एडमिटेड इन राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। क्योंकि हमारा मतलब, हम किसके लिए कानून बना, हम तो सिर्फ राइज के लिए बना रहे हैं ना भाई। हमारे लिए स्टूडेंट का मतलब क्या है? सिर्फ राइज का स्टूडेंट। जो किसी और कॉलेज में क्या है, अकाउंटेंसी में पढ़ रहा है, हमारी नज़र में वो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे रूल्स रेगुलेशन हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई नहीं, सिर्फ हमारे स्टूडेंट मुराद है। तो मीन्स यही काम करता है कि डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसके खुले मीनिंग नहीं रहते। अच्छा जी, मसलन देखिए इनकम, ये आगे चल के बातें आएंगी, लेकिन जाहिर है मुझे कहीं एग्जांपल छोटी सी आपको लॉ से देनी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देखिए ये सेक्शन लिखा हुआ था, वो जो भी हम कह रहे थे कि एक सेक्शन को एक नंबर लगा होता है, ये हेडिंग लगी हुई है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको मैंने अभी आपको सिखाया है कि दिस इज नॉट लॉ। लॉ क्या है? ये यहां से आगे लॉ शुरू हुआ है। यानी इसके अंदर कोई चेंज करनी हो तो कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई चेंज इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने करनी है, कर दे, कोई बात नहीं। यहां कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, ये लॉ नहीं है। लॉ इससे आगे शुरू हुआ है। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन, रेंट, अब जरा गौर कीजिए, रेंट एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, रेंट का क्या मतलब होता है? किराया। अब जरा सोचिए, आप अपने जहन में लाइए, किराए का क्या मतलब है? क्या आपने कभी किराए पे बाइक ली है? क्या आपने किराए पे कभी गाड़ी ली है? क्या कभी किराए पे मकान लिया है? क्या कभी किराए पे किसी होटल में रूम लिया है? क्या कभी किराए पे जनरेटर लिया है? घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, किराए पे जनरेटर ले लिया। अच्छा, हमारे दौर में तो और भी बहुत सारी चीज़ें किराए पे मिलती थी, मतलब वीसीआर भी किराए पे ला के और लोग फिल्म देखते थे, ठीक है ना, चले वो तो हिस्ट्री हो गई बात है। तो किराए पर तो कोई भी चीज़ दी जा सकती है ना। तो अगर यहाँ लिखा हो द रेंट रिसीव्ड और इस रेंट का और कुछ ना लिखा हो, तो भी हमने एक उसूल तय किया है कि इस रेंट का मतलब क्या होगा। फिर जो अमूमन मीनिंग है, अभी हमने अमूमन मीनिंग लिया कि रेंट का मतलब होता है यार अगर किसी की चीज़ इस्तेमाल करें तो जो पैसे उसको देंगे ये किराया कहलाता है। ये घर का भी हो सकता है, मकान का भी हो सकता है, होटल का भी हो सकता है, गाड़ी का भी हो सकता है, जनरेटर का भी, किसी भी चीज़ का हो सकता है। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? रेंट किसी भी चीज़ का रेंट हो सकता है, किसी प्लॉट का रेंट भी हो सकता है, गाड़ी का भी हो सकता है। आप में से कुछ बच्चे गेमिंग जोन में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, गेमिंग जोन की गेम एक किस्म की आप रेंट पर ले लेते हैं ना उस वक्त के, ये अब आप लोग खेलेंगे बैठ के, तो ये तो किसी भी चीज़ का रेंट हो सकता है। क्या लॉ ये कहना चाह रहा है कि किसी भी चीज़ के रेंट के बारे में सेक्शन 15 आया है? वो कहते हैं हाँ पता नहीं। तो लॉ ने नीचे फ़ौरन जाके क्या किया, उसने कहा नहीं, सब सेक्शन 2 में बता दिया, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, ये बात अभी मैं आगे एक्सप्लेन करना। रेंट मीन्स, उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, नहीं, डिक्शनरी मीनिंग मुराद नहीं है भाई, वो जो अभी हम कह रहे हैं किसी भी, वो कहते नहीं, रेंट का हमारा एक ख़ास मतलब है, हम बताने लगे हैं। अब ये डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है? मीन्स से। मीन्स का मतलब हो गया इस डेफिनेशन ने डिक्शनरी की मीनिंग सारे ख़त्म कर दिए। अब आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी डिक्शनरी में से देखें कि रेंट का क्या मतलब हो, कहते भाई नहीं, वो ख़त्म हो गए बात। आप कहें यार अच्छा हमारे माशरे में अमूमन मेरी समझ में रेंट क्या आता है, कहते भाई आपकी समझ की भी बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि वो कहते अच्छा सर आप फिर किसकी बात कर रहे हो? कहते भाईजान इसकी बात कर रहे हैं जो यहाँ लिखा है, बस इसके अलावा किसी चीज़ को हम रेंट नहीं बोलते। अच्छा जी आपने क्या लिखा है? वो कहता है जी एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज़ और ऑक्यूपेशन ऑफ। अच्छा चले मैं अगली टेक्निकलिटी में नहीं जाता, थोड़ी सी आपको आसानी से भी बात समझा।
वो कहता है भाई हमारी मुराद ये है कि अगर किसी लैंड या बिल्डिंग का मालिक हर कोई नहीं, किसी लैंड या बिल्डिंग का मालिक अगर उसे किराए पर दे दे तो उसको किराया बोल रहे हैं। कहते जी अगर गाड़ी वाला आदमी किराए पर दे दे, वो कहता नहीं हम उसे तो रेंट कह ही नहीं रहे। अगर ये जो गेमिंग जोन में जाके मैं गेम किराए पर लेता हूँ, कहते नहीं हम उसे किराया नहीं कह रहे, हम उसे रेंट नहीं कह रहे। अच्छा मेरे एक दोस्त ने कमरा किराए पे लिया हॉस्टल में, और उसने देखा ये कमरा मेरी ज़रूरत से बड़ा है। फिर उसने क्लास में कह दिया यार मुझे 2 और बच्चे मेरे साथ शामिल हो जाएं, तो उसने हमें आगे कमरा किराए पर दे दिया। क्या कहते नहीं, मैंने तो एक शर्त लगाई है। किस किराए की बात कर रहा हूँ? मालिक के किराए की बात कर रहा हूँ। अब ये बच्चा खुद तो उस घर का मालिक नहीं है। हाँ अमूमन ज़िंदगी में हम ऐसे ही कहेंगे कि यार इसने घर किराए पे लिया था, फिर आगे इसने लोगों को किराए पे दे दिया। लॉ कह रहा है नहीं यार इस सेक्शन में मैं इस तरह के रेंट की बात नहीं कर रहा। अब देखिए इस एक इंग्लिश के लफ्ज़ रेंट को लॉ ने इस्तेमाल करना था अपने किसी ख़ास तरीके से, तो लॉ ने क्या किया, इसको डिफ़ाइन कर लिया। रेंट मीन्स, और कौन सी डेफिनेशन बनाई? रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, यानी बस यही मतलब है, जो कुछ डालना था डाल दिया इसके अंदर। आप कहने जी ये तो नहीं है, ये वो कहते नहीं और कुछ नहीं है भाई, बता तो दिया सिर्फ यही है। मैं आई थिंक कि आप थोड़ा सा फॉलो अप कर गए हैं बात को, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन जिसका आगाज लफ्ज मीन से हो रहा हो। इसका मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग यकसर खत्म हो गया है, सिर्फ वो मीनिंग बच गया जो यहां लिखा है। अच्छा जी चलिए मसलन एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक और सेक्शन 91 में एक बात लिखी है। अब देखिए सेक्शन 91, ये हेडिंग थी इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, ठीक है ना। अब माइनर का एक लफ्ज आपने उधर भी पढ़ा था, बी लॉ के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। अच्छा जी खैर, अब वो कह रहे हैं एनी इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। अब माइनर चाइल्ड एक लफ्ज आ गया ना, माइनर का भी एक मीनिंग होगा ना डिक्शनरी में, इंग्लिश की डिक्शनरी में। अब हमने देखना है अगर तो लॉ यहाँ खामोश हो जाए फिर जो माइनर का मतलब लिखा है वही चलेगा, लेकिन लॉ खामोश नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा माइनर चाइल्ड मीन्स, वो कहते भाई सारी बातें निकल गई, सब बातें खत्म हो गई हैं। एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर एट द एंड ऑफ ए टैक्स ईयर। अच्छा जरा गौर करें, अगर आपको याद है तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे ना, वहाँ सिर्फ 18 साल वाला माइनर नहीं हम डिस्कस कर, 2 कैटेगरी थी। एक बच्चा था जो 18 साल में मेजर हो जाता था, और एक था जो 21 साल में मेजर हो जाता था। वो वहाँ के लॉ ने अपना डिफाइन कर लेता है। इनकम टैक्स कहता है नहीं भाई मेरे नज़दीक 18 साल वाला माइनर हो गया, 21 साल वाला माइनर कैफ 3 वाले लोग अपने पास रखें। बिकॉज ये डेफिनेशन मीन्स का मतलब है सारी डेफिनेशन ख़त्म, आज के बाद जो इस लाइन में लिखा है बस वो डेफिनेशन बच गई है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। को बात समझ आई है? अब देखें जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, आप एंजॉय कर रहे होंगे कि अच्छा लेजिस्लेटर यहाँ क्या कर रहा है। लव मीन से हम फ़ौरन पिक कर लिया करेंगे कि अच्छा जनाब ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, अच्छा जी अब तो डिक्शनरी की कोई हैसियत नहीं रही, मेरी अमूमन बातों की कोई हैसियत नहीं रही, जो यहाँ लिखा है बस वही बचा है। मीन्स, ऐसी डेफिनेशन जिनका आगाज़ मीन्स से हो रहा है उसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। अच्छा जी चलिए आगे चलते। देयर इज अनदर टाइप ऑफ डेफिनेशन जिसमें लफ्ज़ आ रहा होगा इंक्लूड्स। अगर किसी डेफिनेशन में इंक्लूड्स का लफ्ज़ डाल दिया जाए, इंक्लूड्स का वर्ड डाल दिया जाए, तो इसका मतलब होता है लेजिस्लेटर ये कहना चाह रहा है कि यार जो डिक्शनरी में बात लिखी है ना वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमें लग रहा है लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, तो यार हम क्लियर कर दें कि ये 2 बातें भी बीच में ही शामिल हैं। यानी आपके ध्यान में किसी बात के 5 मीनिंग हैं और लॉ वाले के ख्याल में 7 मीनिंग हैं, तो वो 2 को इंक्लूड कर देगा कि भाई क्लियर हो जाओ ये भी बीच में ही शामिल है। बात समझ आई है?
इनको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। मसलन चलिए, मसलन में ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं इसलिए। अभी जब आगे चलेंगे तो वहाँ समझ आएगी आपको। सैलरी की डेफिनेशन में ही हम जाकर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे। यानी कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ हम कह रहे होंगे कि अच्छा यार, ये मीनिंग जो था ये तो अपनी जगह ही है, लेकिन ये भी शामिल है, इंक्लूड्स। और बाज़ दफ़ा ये दोनों फ्रेज लगा देंगे। पहले लफ्ज़ मीन से हम डेफिनेशन अपनी खुद बनाएंगे और फिर उसको ही क्लैरिफाई करने के लिए लफ्ज़ इंक्लूड भी लिख देंगे। तो ऐसी डेफिनेशन में मीन भी आ रहा होगा, इंक्लूड भी आ रहा होगा। जाहिर है मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ कि अभी हमने लॉ शुरू नहीं किया, तो कल से ही जब आप आएंगे तो साथ साथ फिर हम आपको बताते जाएंगे ये मीन वाली डेफिनेशन थी, ये इंक्लूड वाली थी, ये मीन्स एंड इंक्लूड वाली थी। तो हमें एक बात पता चल गई जी कि डेफिनेशंस की ज़रूरत क्यों है। तो ज़रा सोचिए जी, डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत है। अगर लॉ किसी इंग्लिश के लफ्ज़ को, जो इंग्लिश का उसका अमूमी मीनिंग है, उससे हटकर यूज़ करना चाहता है तो उसको डिफ़ाइन कर ले। अच्छा जी, आप सवाल पूछें मुझसे कि सर फिर कहाँ डिफ़ाइन करें, तो लॉ के पास दो जगह हैं डिफ़ाइन करने के लिए। बड़ी मज़ेदार बात है, लॉ के पास दो जगह हैं डिफ़ाइन करने के लिए। एक अप्रोप्रिएट जगह है सेक्शन 2। हर लॉ का सेक्शन 2 होता ही इसलिए है कि उस सेक्शन में, उस लॉ में जो लफ्ज़ हम डिक्शनरी मीनिंग से हटाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ डिफ़ाइन कर लें। एक जगह आ गई सेक्शन 2, एक दूसरी जगह आ गई कि अच्छा चलें, अगर आप सारी बातें सेक्शन 2 में नहीं करना चाहते तो जिस सेक्शन में जब किसी लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो फिर वहीं डिफ़ाइन कर लें। इसके अंदर भी कोई फ़र्क है, फिर कभी जब आप थोड़ा लॉ सीख जाएंगे फिर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ज़रा गौर कीजिए, मैंने आपको सेक्शन 91 में जब माइनर की डेफिनेशन दिखाई तो ये सेक्शन 2 में लिखी हुई थी, जो इसकी असल जगह थी, जहाँ लिखा होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने आपको रेंट की डेफिनेशन दिखाई तो ये वहीं लिखी हुई थी, सेक्शन 15 के ही सब सेक्शन 2 में लिखी हुई थी। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें भी फ़र्क है, इसकी भी कोई तरतीब है, लेकिन अभी नहीं, ज़रा आप लॉ मैच्योर हो आपका, फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ, देयर आर 2 प्लेसेस। या जिस सेक्शन में आपने कोई लफ्ज़ यूज़ करना है वहीं डिफ़ाइन कर लें कि भाई रेंट का वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हो। क्या मतलब है? उसने कहा सर ये मतलब है। मेरी बात फॉलो कर गए? अच्छा, या फिर उसको सेक्शन 2 में डिफ़ाइन कर लें माइनर की तरह से एक ही दफ़ा। इसमें क्या फ़र्क है? अभी फ़िलहाल आपसे कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है, कभी फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, अब आ गया जी, हमने एक लफ्ज़ सेक्शन बोला था। सेक्शन को रीड कैसे करते हैं? इसको हम कहते हैं, टेक्निकली इसको कहते हैं सेक्शन का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, चलिए, असल में जैसे अब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, या सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, या आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, तो सबसे पहले हमारे पास एक्ट होता है, ये ऑर्डिनेंस होता है। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है, ये वो इंट्रो वाले एरिया में पढ़ेंगे कभी। एक्ट के अंदर चैप्टर्स बने होते हैं, जैसे किसी किताब के अंदर चैप्टर बने होते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस बने होते हैं। इन सेक्शंस के अंदर सब सेक्शन बने होते हैं। इन सब सेक्शन के अंदर क्लासेस बनी होती हैं। इन क्लासेस के अंदर सब क्लास बनी होती है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है लॉ का, ऐसे लॉ बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे लॉ का, ये लॉ का स्ट्रक्चर है, लॉ ऐसे चल रहा है आपका। अब हमें इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझना है। मैंने वो जो कहा ना, हमें वो लॉ से हमें खौफ नहीं खाना, हमने इसको समझ जाना है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा जी, ओके, एक्ट आ गया, हमें सेक्शन से आगे समझना है। मतलब मैं एक छोटी सी बात लिखता हूँ, बाद दफ़ा कहीं रेफरेंस में ऐसे लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिक फिगर है 41, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2, फिर आगे लिखा हुआ है बी, फिर आगे रोमन में 1 लिखा हुआ है। अब कोई लॉ के जानने वाला आदमी फ़ौरन समझेगा ये क्या लिखा हुआ है। कहता है अच्छा, ये जो पहला वर्ड है ना, ये असल में सेक्शंस का रेफरेंस है, कि सेक्शन 41 में ये बात हो रही है। अच्छा,
और जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमूमन, अमूमन अभी मैं कह रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा, अमूमन ये सब सेक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब है मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, सेक्शन 41 सब सेक्शन 2, और इससे आगे जो बी लिखा हुआ है ये क्लॉज है, उससे आगे जो रोमन में 1 लिखा हुआ है ये सब क्लॉज है। देखिए मैंने कलर्स के साथ भी उसको थोड़ा सा अटैच कर दिया, जो कलर मैच हो गया। अच्छा जी, अ सबसेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन। चलें इसके ऊपर अभी बाद में बात करते हैं। मसलन मैं यही सेक्शन 41 से आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं। सेक्शन 41 ये हेडिंग थी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ। इस हेडिंग में लेजिस्लेटर एक बात नहीं कर रहा, बल्कि एक बात के डिफरेंट पॉइंट्स बना रहा है। जैसे आप भी सवाल लिखते हुए, आंसर लिखते हुए बाद यार पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 है। हु इज एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या हु इज इनएलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर। आप कहते हैं सर ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन, पॉइंट बनाते हैं ना, लॉ भी यही काम कर रहा है। इसका मतलब है ये जो 41 है ये क्या है, सेक्शन है। देखिए मैंने कलर इसके साथ अब वही ग्रीन वाला लगा दिया। अच्छा जी, और ये जो लिखा हुआ है 1 और 2 ये सब सेक्शन है। अच्छा जी, और ये जो नीचे ए एंड बी लिखा हुआ है ये क्लॉज है। अभी सिर्फ हम पढ़ना सीख रहे हैं। और ये जो 1 2 3 रोमन में लिखे हुए हैं ये सब क्लॉज है। अच्छा, आपने पता क्या करना है आज, वैसे तो मैं अपने इसमें नोट्स में भी यहाँ दे दूंगा आपको डाउनलोड की ऑप्शन, लेकिन आज के दौर में क्या मसला है, आप FBR की वेबसाइट पे जाइए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR.gov लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड कर लें अपने पास। अच्छा, नहीं डरना जाए कि वो अच्छा सारी ये कहने लगे कि नहीं, पढ़ेंगे हम कहीं से भी, अदनान साहब की बुक भी यूज़ कर लेंगे, ICAP की किताब यूज़ कर लेंगे, जहाँ से मर्जी, लेकिन लॉ को समझने के लिए कभी कभी हम इसका विजिट किया करेंगे ना, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर हम वहाँ सर्च में जा के बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर किया करेंगे, एग्जाम्पल, ताकि रियल लाइफ हमें थोड़ी सी पता हो। अच्छा जी, चलिए खैर, तो क्या हुआ जी, ये 41 क्या है, सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास, क्लास, सब क्लास, सब क्लास, सब क्लास। तो मैं लॉ थोड़ा पढ़ना आ गया। अब अगर मैं वापस आऊं तो मुझे फौरन, अगर अब कहीं ये लिखा हुआ हो ऐसे, तो मैं कहूँगा सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 क्लास B सब क्लास 1। हाँ, समझ आ गई। हाँ, एक कंफ्यूजन बची हुई है अभी कि मैंने कहा कि यार ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा है ये हमेशा सब सेक्शन नहीं होता। अच्छा, ये बात दफ़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी, लॉ वालों को समझ नहीं आ रही होती। रीज़न वही है कि इस तरह से पढ़ना नहीं शुरू करते ना, लॉ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। अच्छा, ये कैसे पता चले कि मैंने सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 बोलना है या सेक्शन 41 एंड क्लास 2 बोलना है, ये कैसे पता चले? चलिए ये भी आपको समझाते हैं। ओके, क्या हुआ जी, जरा देखिए यहां मैं एक बात, when parts of section are interrelated then these parts are referred to as subsection। अगर किसी सेक्शन के पार्ट इंटर रिलेटेड बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल कौन सी दिखाई थी, एग्रीकल्चर इनकम की, पॉइंट नंबर 1 भी एग्रीकल्चर इनकम को ही बता रहा है, 2 भी बता रहा है, ये सारी बातें यहाँ इस वक्त एग्रीकल्चर इनकम की हो रही हैं, रिलेटेड बातें हो रही हैं, एक हेडिंग की बातें हो रही हैं। वो कहता है जब ऐसी सिचुएशन हो ना तो फिर हम इसको सब सेक्शन बोलते हैं। और अगर किसी सेक्शन के नीचे पॉइंट्स में बातें डिफरेंट हो रही हों, when parts of section are independent of each other, मतलब डिफरेंट बातें हो रही हों, तो कहता है फिर हम इसको क्लास बोलेंगे। मसलन ये जो सेक्शन 2 होता है ना, मैंने अभी कहा ना, आपको बताया कि सेक्शन 2 में हम डेफिनेशंस बनाते हैं, तो सेक्शन 2 में तो बस अब सारी डेफिनेशन आनी शुरू करेंगे जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, हर डेफिनेशन अलग अलग बात कर रही है। इसीलिए जब हम ऐसे लिखूं मैं सेक्शन 2 आगे 3
तो इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 3, नहीं, अब मैं कहूंगा सेक्शन 2 क्लास 3। क्लास बता रही है कि ये बातें अलग अलग हो रही हैं, एक बात किसी और की हुई है, दूसरी बात किसी और की हुई है, तीसरी किसी और की हुई है, इसको हम क्लास कह रहे हैं। और अगर ये एक ही बंदे से एक ही टॉपिक से रिलेटेड है फिर हम इसे सबसेक्शन बोलते हैं। एक बारीक सा फर्क है, कब सबसेक्शन बोलते हैं और कब क्लास बोलते हैं। थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपको पहला लेक्चर लग रहा हो, लेकिन यकीन जानिए ये जो आज हमने 50 मिनट इन्वेस्ट किए हैं ना, ये हमें पे करेंगे, बेहतरीन पे करेंगे हमें कि अच्छा यार नहीं, हमें बात समझ आ रही है, हमें बात लिखनी आ रही है, हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब हमें उस तरह रटे नहीं लगाने पड़ेंगे, ये अगले 2-3 लेक्चर के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये बेस बनाने की कोशिश क्यों की है। वरना अमूमन टीचर आते ही पहले दिन टेक्स्ट का पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमने भी पढ़ा है, लेकिन हमने सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है कि यार इस डॉक्यूमेंट को जिसको पढ़ने जा रहे हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। इससे पहले आप में से बहुत सारे बच्चे लॉ पढ़कर आए होंगे, नहीं लॉ आपने पढ़ लिया है लेकिन ये सीखा ही नहीं कि यार लॉ को पढ़ते कैसे। सीखना चाहिए ना हमें। तो असल में ये वाली गुफ्तगू हो रही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम आपको उस स्ट्रक्चर पे खड़ा करें जहाँ से आप खुद ज़रा थोड़ा सा फिर उनको चीज़ों को लेकर चल सके। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल वही ली, सेक्शन 2 इस 19 के बारे में, 19 के बारे में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ये सब सेक्शन है या के क्लास है, ठीक है ना। तो अभी मैंने कहा कि सेक्शन 2 में जाकर देख लें, लेकिन मैंने सेक्शन 2 खोला, ये डेफिनेशन दे रहा है जी। उसने एक डेफिनेशन दी एपीलेट ट्राइब्यूनल की, एक डेफिनेशन दी अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड की, एक डेफिनेशन दे दी जी अप्रूव्ड इनकम पेमेंट। ये तो अलग अलग बातें कर रहा है। 2 में कोई बात है, 3 में कोई है, 3A में कोई है, 4 अलग अलग बातें हो रही हैं। किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक तरह की एक चीज़ से रिलेटेड बातें नहीं हो रही। इसका मतलब है ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 3A है, ये क्लास 3B है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने सेक्शंस को कैसे पढ़ना है, क्लास को कैसे पढ़ना है। डेफिनेशन के बारे में अगर हम रिकैप करें तो हमने आज समझा है कि 3 तरह की डेफिनेशन हो सकती हैं। कौन कौन सी जी? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा? लव मीन से पता चलेगा। फिर कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी, वहां लव इंक्लूड आ रहा होगा, और कुछ में दोनों ही आ रहे होंगे। कल से आएंगे तो हम साथ साथ डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे तो इसको देखना शुरू करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लॉ डिफाइन क्यों कर रहा है किसी बात को? जी इसलिए कर रहा है कि लॉ असल में सिर्फ उन अल्फाज से इंटरप्रेट होना है। अगर लॉ ने कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ यूज़ किया है और उसने डिफाइन नहीं किया तो उसूल ये है जो डिक्शनरी का मीनिंग है वही मीनिंग है। यहाँ लेजिस्लेटर की मुराद यही है। लेकिन लेजिस्लेटर बाद दफ़ा कोई बात किसी ख़ास तनाजुर में कर रहा होता है, किसी ख़ास ख्याल में कर रहा होता है, किसी ख़ास लोगों के लिए कर रहा होता है, तो फिर कानून उसे बताता है कि अच्छा भाईजान अगर कोई ऐसी बात है ना तो फिर आप इसको डिफ़ाइन कर दें। अगर आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो फिर हम मतलब लेंगे जो अमूमी मीनिंग है, जो जर्नल मीनिंग है, जो डिक्शनरी में उस इंग्लिश के लफ्ज़ का मीनिंग है ना, फिर वही लिया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे हम बड़ी छोटी छोटी बातों को भी यहाँ डिफाइन कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लेजिस्लेटर किसी खास मकसद के लिए कोई बात लिख रहा होता है। जो लिखा है बस वो कानून है, हमने कुछ सेंस नहीं लगानी, बल्कि उन अल्फाज से सेंस लेके चलते हैं आगे कानून के अंदर। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जी। आई होप कि आप इसको आज इंशाल्लाह ताला देखेंगे और कल से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। फिर बाकायदा ये डेफिनेशन और ये सारी बातें आपके सामने नज़र आनी शुरू होंगी। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। यहाँ से आगे चलेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।